So hello everyone. So in this video we'll discuss about जो आपका CSN नेट दिसंबर 23 उसके हम जो पार्ट बी है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन तो आपका प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन आया था आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड। सो व्हेन डेवलपिंग genetic maps, Alfred Stewart proposed that genetic distances are additives. From test cross involving two genes, if the genetic distance between genes A and B observed to be 10 centimorgan, 15 centimorgan और B और C में 10 centimorgan है, then the percentage of recombinants observed between A and C would be 25, given that arrangement is ABC. This will be observed only when there is. ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कंप्लीट इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस हमने क्या कहा था कि बेसिकली अगर एक जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो नियर बाय रीजन में क्रॉसिंग ओवर होने को रोकता है। ठीक है। सो कंप्लीट इंटरफेरेंस तब होती है तो आपके जेनेटिक डिस्टेंसेस क्या होते हैं? आपके एडिटिव्स होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कंप्लीट इंटरफेरेंस। दूसरा क्वेश्चन है कि मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स आर यूज्ड टू स्टडी द ऑनसेट ऑफ मेंटल इलनेस। द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स ऑन दीज डिजीजेस कैन बी डन बाय कैलकुलेटिंग द। ठीक है। तो ये एक तरह से एक रेट होता है जिसे बोलते हैं हम कॉन्कोर्डेंस रेट। ठीक है। सो ये एक तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि मोनोजाइगोटिक और जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं दे आर यूज्ड टू स्टडी द ऑनसेट ऑफ मेंटल इलनेस। तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक रेट निकालते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्कोर्डेंस रेट। ठीक है। तो इसमें यही होता है कि अगर मतलब जो ट्विन में से मे बी एक के अंदर वो ट्रेट है तो बेसिकली दूसरे के अंदर भी वो ट्रेट आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इससे हम एक तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। Which one of the following statement about ABO blood types is incorrect? ठीक है। तो ये तो बड़ा एक आसान क्वेश्चन आ रखा है। पहली स्टेटमेंट है इसमें है कि ABO blood types are determined by 3 alleles of the gene। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा ही है कि we have studied about concept of multiple alleles, IA, IB and small I। 4 blood group phenotypes are produced by 6 genotypes। ये भी हमने पढ़ा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। पेरेंट्स विथ टाइप ए और टाइप बी कोड प्रोड्यूस ए टाइप ओ चाइल्ड। हाँ, प्रोड्यूस कर सकते हैं उस कंडीशन में जब दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हों, आई ए स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई। ठीक है। यूनिवर्सल डोनर्स विद ओ ब्लड ग्रुप टाइप डू नॉट कैरी एनी एंटीबॉडीज। ऐसा नहीं है ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप में तो कोई एंटीजन नहीं होता, बट उनके अंदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंड एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी आपकी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोस्कोप इज टिपिकली यूज टू डिटेक्ट ए सिंगल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर आपका TIRF, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एंटीबॉडी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये भी एक इम्यूनो का आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी कोई इन्फेक्शन होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है? आपकी IgM। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgM। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, IgM पेंटामेरिक होती है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ट्रांसपोजोन्स इज इनकरेक्ट। ठीक है। देखो ये ट्रांसपोजोन्स पे आप देखते हो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हमने पढ़े थे, एक रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, एक आपके मतलब जो कि रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन दिखाते हैं, और एक आपके जो ट्रांसपोजोन्स जनरली बोलते हैं जो कि कंजर्वेटिव मोड दिखाते हैं।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि लाइंस आर ऑटोनोमस, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही है। लाइंस आपके ऑटोनोमस होते हैं और जो साइंस होते हैं वो नॉन ऑटोनोमस होते हैं, वो लाइंस पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, और हमारे अंदर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपकी जो डी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि लाइंस एंड साइन कंटेन्स LTR एलिमेंट्स दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, सो दिस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट प्रिसाइज म्यूटेशन एट द प्री डिटरमाइंड लोकेशन ऑफ द प्लांट जीनोम। ठीक है, तो जो क्रिस्पर Cas9 होता है, ये एक जीनोम एडिटिंग के लिए एक सबसे मतलब आप कह सकते हो कि प्रिसाइज जहां पर भी आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्रिस्पर Cas9 यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस रिलेटेड टू योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करा था पैच क्लैम्प टेक्निक वाला, कि using patch clamp one can find ligands that could influence specific ion channel. How many molecules of acetylcholine are required to open an acetylcholine receptor ion channel in such an experiment? ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था जो एसिटाइलकोलिन वाले रिसेप्टर के अंदर, जैसे उसके अंदर अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं, 5 सब यूनिट्स होती हैं, एंड आउट ऑफ 5 सब यूनिट्स उसमें 2 अल्फा होती हैं, और वो जो दोनों अल्फा होती है उन दोनों के साथ ही एसिटाइल कोलिन आपका बाइंड करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे 2 अल्फा, एक बीटा, एक गामा और एक डेल्टा, बट आउट ऑफ 5 सब यूनिट्स जो सिर्फ अल्फा है उसके साथ एसिटाइल कोलिन लगता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स एलिसिट्स इट्स सेलुलर रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग साइक्लिक AMP। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो जो कैल्सिटोनिन होता है वो आपका साइक्लिक AMP एज ए सेकेंड मैसेंजर यूज करता है। ठीक है, ये भी आपका डायबा से रिलेटेड है। ये चलो अब बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि वैसोप्रेसिन की पोजीशन 3 पे कौन सा अमीनो एसिड होता है, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इसके अंदर आपका फिनाइल एलेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रेक्स के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंथ्रेक्स इज करेक्ट। ठीक है, एंथ्रेक्स हमें बताइए बैसिलस एंथ्रेसिस करता है। सो दिस इज एन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज caused by gram negative bacteria. The B subunit of anthrax toxin is known as lethal factor। ठीक है, तो ये तो हमें थोड़ा एंथ्रेक्स के टॉक्सिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या होता है। तो एक तो इसने क्या स्टेटमेंट दी कि वो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो मे बी ये बैसिलस वाला ग्राम पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। बी सब यूनिट इसका मतलब लीथल फैक्टर नहीं होता है। तो इसके अंदर जो ए सब यूनिट होती है वो एक लीथल प्रोटीएस होता है जो कि MAP काइनेस काइनेस फैमिली के मेंबर्स को क्लीव करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो लीथल टॉक्सिन होता है वो ए सब यूनिट होती है इसके अंदर। 15 भी आपका प्लांट पे बेस्ड है। नेक्स्ट है कि जो मेमेलियन सेल्स है दैट हैव जस्ट क्रॉस द restriction point of the cell cycle are likely to have high levels of unphosphorylated retinoblastoma protein, an active APC, low levels of mitotic cyclin B, and condensed chromosome। देखो, जब भी हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो हम G1 चेक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जब सेल को G1 से S में जाना होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि बेसिकली हमने पढ़ा था ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग के अंदर कि सबसे पहले तो रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन होती है। ठीक है, और तभी आपका CDK4/6 मतलब, क्योंकि साइक्लिन डी बनता है जब ग्रोथ फैक्टर वाली सिग्नलिंग होती है, तो CDK4/6 साइक्लिन डी बनता है और वो रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन कराता है। तो जब रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस करा
तो उस टाइम पे रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोरिलेटेड होना चाहिए, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। अब देखो अभी तो जीवन क्रॉस हुआ है ना, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स और कंडेंस क्रोमोसोम्स की बात तो हम एम फेज में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी तो सिर्फ अभी तो सेल को एस फेज में एंटर करना है। हाँ ये कह सकते हो कि साइक्लिन बी का लेवल कम है, क्योंकि साइक्लिन बी तो आपको G2 to M ट्रांजिशन में चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हमने बेसिकली आपका पढ़ा था कि जो ट्राई SNRNP पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ, तो ये हमने पढ़ा था जब हमने आपका स्प्लाइसिंग पढ़ा था, तो उसके अंदर U4 U6 और U5, ठीक है। सो दैट इज योर कि ये पहले U1 U2 आगे लगते हैं, उसके बाद ये ट्राई SNRNP आगे लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, तो उसके अंदर बेसिकली हम एक HbA1c चेक करते हैं। HbA1 जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है ग्लूकोज और अमीनो एसिड के बीच में, क्योंकि इससे हमें एवरेज पिछले 2-3 महीने की ग्लूकोज का पता लग जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जहां पर ग्लूकोज लगता है, तो उसका आंसर था इसमें वैलिन एंड लाइसिन, ठीक है। ये आपका प्लांट से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन आया था कि क्लैंप लोडर, ठीक है। क्लैंप लोडर की बात हम कब करते हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो क्लैंप लोडर होता है वो एक 5 सब यूनिट हेट्रो पेंटामर होता है, जो डीएनए एप्लीकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, ये जब एटीपी के साथ लगता है तो इसमें एक एक ओपन शेप आती है टू लोड द क्लैंप ऑन द डीएनए, ठीक है। तो क्लैंप लोडिंग में एटीपी चाहिए होता है। तो ये जो है कि in the absence of ATP, clamp loader attains and spiral shape and bind and open the dam, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी गलत दे रखी है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एटीपी में तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाता, ठीक है। एंड क्लैंप लोडर एंड डीएनए पॉलीमरेज compete फॉर द सेम सी टर्मिनल फेस ऑफ द क्लैंप। अब ये एक इकोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि as per the HE target 11 of Convention of Biological Diversity, what percentage of geographical area was proposed to be protected for biodiversity conservation by year 2020? तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर यूर 17%, ठीक है। ये आई थिंक यहाँ पर ये गलत है, इसका आंसर सी है आपका, टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर 17, और जो कोस्टल एंड मेरीन एरियाज हैं दैट हैज टू बी 10%, ठीक है। तो इसका सी सही है। ये भी इम्यूनो से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बी सेल एपिटोप्स ऑन ए प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो एपिटोप्स क्या होते हैं, जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होते हैं कि मतलब प्रोट्रूडिंग रीजन्स होते हैं on the surface and they are mainly composed of hydrophilic amino acid, ठीक है। एक्चुअली एपिटोप्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ द एंटीजन विच इज recognized by antibody or T cell receptor, so that is mainly composed of hydrophilic amino acids, ठीक है। ये आपका स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एक ये क्वेश्चन आया था, ये टेक्निक से रिलेटेड है। कहते हैं यूजिंग एन एनालिटिकल सेंट्रिफिकेशन सेडिमेंटेशन वेलोसिटी रन, a researcher has calculated the S value of a part of freshly purified 12 kilodalton enzyme to be 1.83, ठीक है। कि प्रोटीन जो था उसकी S वैल्यू इतनी है corresponding to its monomeric state. However, during an identical run of the remaining protein after 2 days, the researcher finds that the S value increased to 2.57, ठीक है। कि 2 दिन के बाद देखा उसकी वैल्यू बढ़ गई। So what would be the correct conclusion?
about the enzyme in this question. पहला क्वेश्चन उसने लिखा कि the enzyme is aggregated and form a homo-octamer. दूसरी स्टेटमेंट लिखी the enzyme is monomeric but is now associated with buffer component. The enzyme has undergone monomer to the homodimer transition and the enzyme has degraded due to autocatalytic activity. देखो क्या ना, जो S की वैल्यू है वो हमें सजेस्ट करती है कि वो उसमें क्या हुआ है. जैसे देखो H की वैल्यू थी पहले 1.83, अब होगी 2.57. तो ये जस्ट इंडिकेट कर रही है कि वो मोनोमर से होमोडाइमर बन गया है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोनोमर टू होमोडाइमर ट्रांजिशन. ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन आता है कि मैनी मॉलिक्यूलर ट्रांसडक्शन पाथवेज वर्क एज मॉलिक्यूलर स्विचेस. ऑन रिसीविंग ए सिग्नल they switch from an inactive form to an active form. They return to the inactive form when another signal switches them off. Which of the following processes does not directly involve a molecular switch? ठीक है, देखो इसमें ना, जैसे अब आपने जैसे रास के बारे में पढ़ा है, रास वाला पाथवे प्रोलिफरेशन कराता है. ठीक है, आपने AKT के बारे में पढ़ा है, जो AKT वाली सिग्नलिंग भी हमने पढ़ी है, प्रोटीन काइनेस बी वाली. और रो की जब भी हम बात करते हैं तो मेनली हम बात करते हैं कि साइटोस्केलेटल चेंजेस की. साइटोस्केलेटल चेंजेस, जब भी रो का नाम आ जाता है तो हम साइटोस्केलेटल चेंजेस की बात करते हैं. तो ये तीनों के तीनों तो एक तरह से मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करते हैं. ये एक इन्होंने दे रखा है, प्रोटियासोम डिग्रेडेशन ऑफ HIF-A ड्यूरिंग नॉर्मोक्सिया. ये देखते हैं एक्चुअली होता क्या है. तो उसने लिखा है कि ये प्रोसेस does not directly involve a molecular switch. ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहे हैं जो नॉर्मोक्सिया होता है, इसे नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये एक तरह से एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही होता है. तो इसमें या तो दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू योर दिस मॉलिक्यूलर स्विच. तो बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो मॉलिक्यूलर स्विच की तरह एक्ट करती हैं. ये आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में बता रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स डज नॉट कंसंट्रेट इन ऑर्गेनिज्म एट हाई ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, तो इसका आंसर उन्होंने आपको क्या दे रखा है? फॉस्फेट. क्योंकि फॉस्फेट तो एक नॉर्मली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, तो उसकी वजह से आपका, तो उसको आप बायोमैग्निफिकेशन में नहीं कंसिडर करते. ठीक है, लेकिन बाकी जो है आपके जैसे मरकरी हो गया, सेलेनियम हो गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेलुलर जंक्शंस के बारे में इनकरेक्ट है? तो गैप जंक्शंस जो होते हैं वो चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस होते हैं. ठीक है, ये हम एनिमल्स के अंदर बोलते हैं. दूसरा उसने लिखा कि टाइड जंक्शन, डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शन टुगेदर फॉर्म ए जंक्शनल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है. देखो टाइड जंक्शन अलग होते हैं आपके, डेस्मोसोम अलग होते हैं, गैप जंक्शन अलग होते हैं. हेमिडेस्मोसोम्स हमने पढ़े थे कि जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल सेल जंक्शन को हम डेस्मोसोम बोलते हैं, और सेल मैट्रिक्स को हमने क्या बोला था? हेमिडेस्मोसोम. अडहेरेंस जंक्शन हमने पढ़े थे इसके अंदर, एंकरिंग एक्टिन फिलामेंट्स ऑफ अटैचमेंट सेल. ठीक है, देखो ना, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और गैप जंक्शन हमने अलग अलग जगह पढ़े हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम सस्टेनेबल yield for a fish population given that the carrying capacity is 20,000, intrinsic is 0.15. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो इसमें आप n को क्या लेके चलोगे? n इज इक्वल टू k/2. तो हमें फॉर्मूला पता है कि dn/dt इज इक्वल टू Rn 0.15 इंटू 20,000 इंटू
k माइनस एन बाय के, ठीक है। तो k माइनस एन को आपने k बाय 2 लेना है बाय के, ठीक है। तो k माइनस के बाय 2, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे सीधी वैल्यूज भी पुट कर दो तो k आपका 20,000 है, 20,000 माइनस 10,000 बाय 20,000, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो 0.15 इंटू 0.15 इंटू 20,000 इंटू 0.5, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 1500 आ जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल क्वेश्चन आया था, दिस रिलेटेड टू योर लॉजिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटीपी जनरेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रू, ठीक है। अब इसमें देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, जब हाइड्रोजन आयंस आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। अब उसने लिखा है द आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू प्रोटॉन्स। नहीं, देखो हमें तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में लेके आने हैं, ठीक है। तो और फिर लिख रहा है वो इनर मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हैज ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि तभी तो एटीपी बनेगा ना, ठीक है। क्योंकि देयर हैज टू बी ग्रेडियंट, तो वो ग्रेडियंट होगा तभी आपका एटीपी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये एक एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है कि एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर प्लूरल फ्लूइड कितना होता है, ठीक है। ये जब हम हमारे लंग्स की बात करते हैं तो उसमें प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, तो दैट इज 15 to 20 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस करा है कि अप्रोक्सीमेटली 400 किलो जूल। तो बट ये इन्होंने इस केस पर दोनों आंसर करेक्ट दिए हैं, 200 to 500 एंड 80 to 150। तो जिसने जो भी आंसर लगाया होगा वो दोनों के दोनों क्या आपके करेक्ट हैं। ये मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस ये आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, तो उसमें यही है कि जो डीएनए और प्रोटीन है, क्योंकि इसमें लोगों ने अलग अलग व्यू दे रखे हैं। कईयों ने कहा हुआ है कि डीएनए और प्रोटीन के इवोल्यूशन का रेट डिफरेंट है, बट जो मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस हमें यही बताता है कि जो प्रोटीन और जो डीएनए है वो दे इवॉल्व एट ए रिलेटिवली कांस्टेंट रेट, ठीक है। ये आपका बैक्टीरियल जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि को ट्रांसफॉर्म जो हुए उस बेस पे हमें ऑर्डर बताना होता है। तो जैसे ए और, मतलब अगर यहाँ पर मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख दूँ तो ए केस में ए और सी साथ गए हैं, इसका मतलब ए और सी पास पास हैं। बी और डी गए हैं, ई और डी गए हैं, और सी और बी गए हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो ए और सी तो सभी में साथ साथ दिखा रखे हैं, बी और डी यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ई और डी साथ साथ, अब इधर ई और डी साथ साथ नहीं है, इधर भी ई और डी दूर दूर है, इसमें बस ई और डी पास पास है। सो दिस इज द राइट आंसर। दिस इज a क्वेश्चन related to bacterial genetics. Next question is related to कि which of the following option represent parts of tRNA that are involved in amino acid charging। देखो क्या होता है, जो चार्जिंग होती है वो हमने पढ़ा था कि T3' एंड पे CC होता है जहां पर आपका अमीनो एसिड लगता है, और एंटीकोडोन रीजन होता है tRNA का जो mRNA के साथ इंटरेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू IUCN that list 2022, which of the following groups has the highest percentage of assessed species that is at the that are at the और that are threatened with extinction, ठीक है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें 2014 में था, और अभी भी 2022 के अकॉर्डिंग भी एम्फीबियंस आर एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है, ये हमने पढ़ा है। हेलिकेज भी होती है इसके पास, काइनेज भी होती है,
और डीएनए रिपेयर एक्टिविटी TF2H। बेस कॉम्पोजिशन यहाँ पर आपको बता रखी है कि उसमें 25% एडेनिन है, 35% साइटोसिन है, 30% ग्वानिन है, थायमिडिन 10% है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये बताएंगे कि जो जीनोम है वायरस का वो सिंगल स्ट्रैंडेड क्या आपका डीएनए है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने इकोलॉजी में डिस्कस किया था कि हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एक हर्बीवोर है जिसने 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी, उसमें से 500 तो लॉस्ट होगी, तो मतलब एसिमिलेशन जो उसने करी है वो 500 किलो जूल्स ही करी है। उसमें से 350 रेस्पिरेशन में चली गई और 150 ग्रोथ के लिए। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है कि जो मतलब ग्रोथ में यूज हुई है डिवाइडेड बाय जो एसिमिलेट हुई है। तो 150/500 इंटू 100 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना होता है फोटो रेस्पिरेशन में कि जो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है वो कहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा है कि ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज, जब दो ग्लाइसिन से मिलकर सेरीन बनता है तो वो कहाँ पर बनता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्वेश्चन है कि म्यूटेंट्स एंड ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैव प्ले ए pivotal role in understanding development. Which of the following statement is true? A transgenic DNA chimera experiment involves the transplantation of cells from genetically modified organism into another embryo. Second statement है कि interspecies chimera are the easiest and most common model to study development process. C है a transgenic female mouse expressing SRY induces the production of Y chromosome carrying ovum in the mouse. ठीक है, देखो वाई क्रोमोसोम तो नहीं, हम माउस में बात करते हैं फीमेल, वो भी क्योंकि फीमेल माउस के अंदर। और ये भी गलत है कि ट्रांसजेनिक एनिमल में ऐसा थोड़ा होता है कि आप सिर्फ उसको टू स्टडी जीन फंक्शन बाय डिलीशन। ट्रांसजेनिक एनिमल वो तो नॉकआउट होता है जिसके अंदर आप जीन को डिलीट कर देते हो। ठीक है, तो ये तो चलो कुछ फैक्ट्स रिलेटेड है, बस आप ये याद रखना। इसमें बताया कि ए ट्रांसजेनिक डीएनए चाइमेरा एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स द transplantation of cells from genetically modified organism into another embryo. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने डिस्कस करा था कि अगर आपको डी और एल फॉर्म्स, एक एंजाइम है जो एल अमीनो एसिड को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देता है, तो वो जो कोएंजाइम हम यूज करते हैं दैट इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ठीक है, जुवेनाइल हार्मोन कौन सी ग्लैंड्स बनाती हैं, सो दैट इज योर कॉर्पस एलिटम। ये बेसिकली इंसेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, सो ये जो स्पेसिफिक हार्मोन होता है इसकी इंसेक्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना इसमें, कॉर्पस एलेटम। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट बेस्ड। अकॉर्डिंग टू द as per the NVIS database, approximately how much of the India's land mass is designated under various category of protected areas for the biodiversity conservation? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका 5.28%। ये भी आपका एक इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है लर्निंग का, दैट इज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को ट्रांसलेशनल? को ट्रांसलेशन क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन चल रही होती है उसके साथ साथ जो मॉडिफिकेशन होती है, तो सेलेनियम एडेड टू सिस्टीन, क्योंकि जो फॉस्फेट एसिटाइलेशन मिथाइलेशन ये सब दीज आर पोस्ट ट्रांसलेशनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इज इनकरेक्ट? जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन डिफ्यूज फ्रीली इन द प्लेन ऑफ द बाइलेयर, विद इन लेयर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द हेड ऑफ size of head group to the fatty acid acyl chain of phospholipid contribute to the
कर्वेचर प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, तो ये भी सही है। इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल रैपिडली रोटेट अलोंग देयर लॉन्ग एक्सिस, बट ये बेसिकली गलत है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फ्रीली डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम वन लीफलेट ऑफ बाइलेयर टू अनदर। ठीक है, देखो जब हम फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो उसमें हमने फ्लिपेस पढ़े थे। फ्लिपेस वो होते हैं जो आउटर से इनर लेफ्ट लीफलेट में मूव करते हैं, फ्लोपेस वो होते हैं जो इनर से आउटर में करते हैं। तो फ्लिपेस को हमने पढ़ा था, दे आर एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप एटीपेजेस, फ्लोपेस थे आपके एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो दे आर योर एग्जाम्पल ऑफ, तो वो फ्रीली नहीं डिफ्यूज करते। ठीक है, तो उनके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गार्डी प्रोटीन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो ये चलो प्लांट पैथोजन से रिलेटेड है, तो आप स्पेसिफिकली आपको इस प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे आपके पार्ट बी के, जो कि आपके दिसंबर 23 इवनिंग वाले शिफ्ट के अंदर आए थे। ठीक है, बाकी जो पार्ट सी है उसके फिर जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।